ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। किसी भी करके हिम्मत करके रीस्टार्ट तो कर ही दिया है अब मैंने, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो मतलब काफ़ी लोग मेरे से मैसेज करके पूछ रहे थे कि मेरा क्या प्लान है, क्या फर्दर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं अब कंटिन्यू करने वाली चीज़ों को। तो प्लान तो बहुत बनाए, इम्प्रूवमेंट भी हुई, बट फाइनली जो सक्सेस होना चाहिए, मतलब सक्सेस मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। तो अब अपने प्लान पे ही शक होने लग गया है। बट खैर आई थॉट कि एक बार शेयर कर दिया जाए। अगर कुछ गलती हो, आप लोग कोई फीडबैक देना चाहे तो डेफिनेटली दीजिएगा कि हाँ मतलब ऐसे ना करके वैसे करने के लिए। डेफिनेट सी बात है, किसी को एक्सपीरियंस होता है या किसी को लगे कि ये चीज़ उसने अप्लाई कर रहे हो, ये चीज़ गलत साबित हुई है, इस तरीके से। एंड सेकंड चीज़, मेरे प्लान में किसी को कुछ पसंद आया, लगे कि हाँ मेरा भी सेम इस तरह का चीज़ें है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता है, तो इससे थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएगा हम दोनों के लिए ही। तो आई थॉट चलो एक बार शेयर कर दिया। आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे, मैं CGL 2024 के इतनी ज़्यादा सीरियस थी ना। मैं अभी बताओ आप लोगों को तो लगेगा। तो देखो, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, फिर मेरा वो खराब CHSL खराब चला गया था, एंड मेरे मन में था कि देख तेरी ग्रेजुएशन हो गई है तो CGL 2024 तेरा अच्छा अटैम्प्ट होने वाला है। तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर करा एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने, क्योंकि मेरा पेपर मैं बोलूँगी प्री का एकदम ईजी भी नहीं था, पैनिक कर सकता था इंसान, लेकिन मैंने बहुत वाइजली पेपर अटैम्प्ट किया था, तो मेरा अच्छा गया प्री। फिर मैं मेंस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, मेरे ट्यूशन से अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी, जिससे मेरा काफ़ी काम भी चल रहा था, मैं थोड़ा बहुत सेविंग भी कर पा रही थी, मतलब ट्यूशन से। मेरा यूट्यूब इतना कुछ खास नहीं चल रहा था। मेरा यूट्यूब ना CHSL के रिजल्ट के बाद चलना स्टार्ट हुआ, जिस वीडियो में रोई, तो मेरे तब जाके 5,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, और तब से लेके अभी 10,000 होने वाले हैं। तो उस वीडियो के बाद से मेरा चैनल चलना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले कुछ खास यूट्यूब से ना मेरी अर्निंग थी, ना कुछ खास चल रहा था मेरा चैनल। तो तब तक मैं ट्यूशन ही पढ़ाती थी और वही मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग इनकम था। फिर मैंने बाद में बहुत रिस्क लिया और मैंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ा, यूट्यूब के भरोसे कि हाँ यही से अर्निंग होगी, इसी से अपना काम चलाना है, कम तो कम ज़्यादा तो ज़्यादा। तो मैंने वो छोड़ा फिर ट्यूशन पढ़ाना। और मैं इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि मेरे को जोश टॉक से ऑफ़र आया था। मतलब जोश टॉक चैनल सब जानते होंगे ना, यहाँ से मेरे को ऑफ़र आया था मेरी स्टोरी सुनाने के लिए। तो मतलब बचपन से लेके अभी तक मेरी लाइफ में, काफ़ी सबके लाइफ में होता है और सबके लिए अपनी स्ट्रगल स्टोरी बहुत ही स्पेशल होती है। मेरी भी लाइफ की बचपन से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहे हैं लाइफ में, और मैंने वो स्टोरी उनको बताई और इतने में रोंदू मैं वो सुनाते, मतलब फ़ोन पे भी मैं रो पड़ी थी उनको अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते। सो उनको मेरी स्टोरी अच्छी लगी एंड दे इनवाइटेड मी कि आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड ये स्टोरी बताइए। तो उनका ना ऑफिस दिल्ली में है और वो उन्होंने 15 डेज़ बाद ही शेड्यूल कर दिया था। वैसे तो मेंस एग्जाम में तब 2 महीने थे, बट मैं इतना ज़्यादा सीरियस थी 2024 के मेंस को लेके कि मैंने कहा नहीं, मेरा टारगेट तो यही है, करना तो यही है। तो मैंने इसलिए उनको मना के, मैंने कहा नहीं मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं जनवरी में आऊँगी। तो उन्होंने मुझे सामने से ये भी बोला कि ऑफ़र अभी आपको मिला है, डोंट नो तब आपको मिले या ना मिले चांस। तो मैंने उनको कहा कि नहीं आप देखिएगा एक बार, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तो उन्होंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ ना, मैंने उसी दिन उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, बट दिस अभी तक उन्होंने सीन भी नहीं करा। इट्स क्लियर कि अपॉर्चुनिटी बार बार आपका दरवाज़ा खटखटाने नहीं आती, आपको तभी लेना पड़ता है। बट मैं CGL 2024 के इतना ज़्यादा सीरियस थी कि मैंने वो भी अपॉर्चुनिटी छोड़ी। ये छोड़ो, दूसरी अपॉर्चुनिटी बताती हूँ। मेरे को एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगी अभी, बट इन द फ्यूचर अगर ऑफर मिला तो डेफिनेटली बताऊंगी आप लोगों को दोबारा। तो उन्होंने मेरे को ना अपने चैनल पे मॉर्निंग में GK का करंट अफेयर पढ़ाने के लिए मेरे को ऑफ़र किया था कि मैं उनके चैनल पे GK का करंट अफेयर पढ़ाऊँ मॉर्निंग में। बट मैंने वो भी ऑफ़र ठुकरा दिया, जबकि पे भी अच्छा कर रहे थे, बट मैंने मना कर दिया। उसके अलावा मेरे को 2 और जगह से पढ़ाने का, वो ठीक ठाक चैनल थे, बट मेरे को पढ़ाने का ऑफ़र आया था कि मैं उनके चैनल पे जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाना चाहूँ, बट कुछ भी वीडियोस मैं उनके चैनल पे प्रोवाइड करूँ, बट मैंने वो भी मना कर दिया। जस्ट मैं इतना ज़्यादा सीरियस थी 2024 मेंस को लेकर, और मैं इतना श्योर थी कि, इतना अपने आप पे भरोसा था कि मैं कर जाऊँगी, और कर भी जाती। बट ठीक है छोड़ो, इस पर डिस्कस नहीं करना। तो मैंने इतनी सब कुछ चीज़ें गवाई जस्ट बिकॉज ऑफ 2024 एग्ज़ाम जाए इसको। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ ये कि देखो, अपने आप पे शक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर प्री क्लियर किया है, मींस आपने 150 प्लस स्कोर किए थे, 140 प्लस स्कोर किए थे, तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो। और आपने अगर मेंस में भी 280 प्लस स्कोर किया है, इट मीन्स आप एलिजिबल हो, आप डिज़र्विंग हो। जस्ट इस बार कुछ गलती की वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, या वो प्रैक्टिस नहीं करी थी, उस रीज़न से। मैं अपना बताती हूँ, मुझे अभी ऐसा फील होता है कि देखो सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे दुख है कि मुझे, क्योंकि पूरा पेपर सच में आता था, मुझे नॉलेज थी उस समय, बट मैं सिली मिस्टेक की वजह से सेक्शन 1 में मैं पीछे, मैं बिल्कुल आउट हो गई हूँ सेक्शन 1 की वजह से। बट एट द सेम टाइम मैं अपने आप से अगर सवाल पूछूँ तो बाकियों के अकॉर्डिंग क्या मैंने उतनी रगड़ के प्रैक्टिस करी थी? तो अब जवाब आएगा नहीं। मतलब बाकियों ने अगर 10 एक ही चीज़, एक ही बुक को कुछ कई बार कर रखा है, मैंने ठीक से शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर के सिर्फ एक बार किए हैं। उसके बाद मैं डायरेक्ट सेक्शनल मॉक पे आ चुकी थी, और फिर मैं सेक्शनल मॉक से ही सब कुछ करती थी। एंड देन मैंने सुपर 100 का बैच लिया था, जिसको सिर्फ मैंने एक बार कंप्लीट किया, और मतलब एक बार सर से मैंने पढ़ा, फिर एक बार अलग से मैंने PDF से रिविजन किया, एंड उसके बाद फिर मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसमें जो भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है, एंड मैं उन्हीं को रिवाइज करती थी। मैंने दोबारा सर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, जबकि सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने से काम नहीं चलता, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती
यही है, मेरे सिली मिस्टेक का रीज़न ही यही है, या किसी ने भी सिली मिस्टेक करी उनको भी अंदर से जवाब मिलेगा कि हाँ आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है, सिली मिस्टेक हुई क्यों, आपका वो हाथ नहीं मजा हुआ है ना। कभी आप देखो, आप रास्ते पे चलते हो, आप रोज़ स्कूल से घर आते हो, तो आप कुछ और भी दिमाग में सोचते रहते हो ना, आप पहुँचते घर ही हो या पहुँचते आप स्कूल ही हो, या जहाँ आपको जाना है वही आप पहुँचते हो। क्यों? आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा प्रोसेस बैठा हुआ है, यानी आपका अगर दिमाग इधर उधर हो भी गया ना, तो भी आपसे गलत रास्ते पे कभी नहीं जाते, आप डायरेक्ट वहीं पे पहुँचते हो। लेकिन किसी न्यू जगह पे आप जाते हो तो एकदम फोकस के साथ आपको रास्ता देखना पड़ता है कि हाँ इधर जाना है उधर जाना है। तो वही वाला सेम चीज़ है, एग्जाम में 2.5 घंटे तक पूरे फुल कॉन्सेंट्रेशन से रहना बहुत सबके लिए मुश्किल है, लेकिन जिनने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी है उनके सबकॉन्शियस माइंड में सही चीज़ें चलती रहती है। अगर उसका दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी हो गया तब भी वो अपना क्वेश्चन सही कर लेता है, उसका रीज़न ही यही है। ठीक है, यानी कि पूरा कुल मिला के बात ये है, जो भी इस अकॉर्डिंग थे या उनको लगता है कि सिली मिस्टेक की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर उस समय उतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, आपने पढ़ा हुआ था लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, उस रीज़न सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत क्लियर और साफ आंसर है, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो चीज़ों की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रगड़ डालो, छाट डालो, जो कहते हैं ना वो कर डालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो वो करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कुछ हो पाएगा। कि कट ऑफ दिन प्रतिदिन कॉम्पिटिशन तो बढ़ता जा रहा है, ये तो हर जगह है, लेकिन मेरे मन में एक चीज़ आ रही है, मैं भी इसका जवाब यही सोच रही थी कि देखो सोर्सेस अवेलेबल है आजकल, इजीली सोर्सेस अवेलेबल है, तो सिंपल सी बात है कंपटीशन तो बढ़ेगा। और एसएससी ऐसा है ना, हर साल एग्जाम होता है, फीस यहाँ पे कम है और काफ़ी टाइम से इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट चल रहा है और अच्छी सैलरी अच्छी जॉब देता है, तो सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बट सिर्फ एसएससी ही क्यों, यहीं पे क्यों कंपटीशन बढ़ रहा है, और भी तो एग्जाम है ना, बैंक भी है, जेई नीट भी है, इनमें तो इतना तगड़ा कंपटीशन, मतलब इतना सडन कंपटीशन में ग्रोथ तो नहीं देखी गई ना। 2022 के बाद से एसएससी का कंपटीशन तो एकदम हाइक पे पहुंचा हुआ है, उसका सिर्फ प्री छोड़ दो, उसके बाद से तो कंपटीशन हाइक पे पहुंचा हुआ है। सिर्फ एसएससी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न भी तो समझना पड़ेगा। पता नहीं क्या रीज़न है, डेफिनेटली मुझे नहीं पता, मैं एम ही बोल रही हूँ या फिर इसमें कोई पीछे लॉजिक भी है या नहीं। मुझे मेरे दिमाग में बस ये चीज़ें चल रही है कि सिर्फ एसएससी में ही क्यों इतना कंपटीशन बन रहा है, और भी तो जगह है, और भी तो एग्जाम है, बैंक में कहा इतना कंपटीशन नहीं बढ़ रहा, यूपीएससी का एग्जाम में क्यों नहीं कंपटीशन बढ़ रहा। आई थिंक यूपीएससी तो इससे ज़्यादा अच्छी जॉब है। खैर हम फालतू बातों पर बात नहीं करते, हम अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। तो बस मैंने स्टार्टिंग की बात इसलिए बोली कि आप डिजर्विंग हो, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो और स्टार्ट करते चीज़ों को। सबसे पहले देखो, मेरा जो पूरा ये है ना, जिसका सिलेबस कंप्लीट है वही इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट है, मुझे कुछ न्यू, बस कहते हैं ना 98% तक मेरा सिलेबस कंप्लीट है, 2-3% इधर से कोई नया टॉपिक दिख जाए तो उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी, ऐसा है कुछ। ठीक है, अब मैं अपना प्लानर बता रही हूँ। देखो मैथ्स के लिए मैंने क्या डिसाइड कर रखा है, 2 सेक्शनल मॉक डेली देने हैं। ठीक है, प्री के ही सेक्शनल मॉक दूंगी डेली, जो 25-25 क्वेश्चन के आते थे वो, यानी 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। इसके अलावा आपने कोई भी बैच अगर परचेज़ किया था, जैसे कि मैंने सुपर 100 बैच परचेज़ किया था, तो उसका मैं बता चुकी हूँ, मैंने सिर्फ एक बार सर से लेक्चर लिया और एक बार मैंने रिविजन कर लिया पीडीएफ, यानी पीडीएफ अच्छे से मैंने रिविजन नहीं करी, तो वहाँ से चैप्टर वाइज मैं बैच के क्वेश्चन डेली रिविजन करूँगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं करूँगी, टाइम के अकॉर्डिंग, यानी डेली मुझे 1.5 घंटे बैच के क्वेश्चन को सॉल्व करना है बैठ के, उसमें चाहे मेरे से 10 क्वेश्चन हो, चाहे 5 क्वेश्चन हो, चाहे फॉर्मूला शीट, क्योंकि मुझे इससे मेंस में बहुत ज़्यादा फायदा मिला। मतलब फॉर्मूला शीट डेफिनेटली वरदान सहित साबित हुआ, मतलब फिर मैं भूलूंगी, मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मीन्स मेरे को पूरा पेपर आता था। पेपर में भी ईजी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी लास्ट में मेरे को मैथ्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं, कि मैथ्स में तो मैं आराम से कर लूँगी, मुश्किल से एक क्वेश्चन होगा जो मेरे को नहीं आता होगा, मैथ्स में आराम से कर लूँगी। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने फॉर्मूला शीट कई बार रिविजन करी थी, मेरे को बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो फॉर्मूला शीट डेफिनेटली बनाना, उसको डेली बेसिस पे, ऑल्टरनेटिव डे पे, जैसे आपको सूटेबल लगे, या फिर आपने बहुत लंबा चौड़ा बहुत सारे पेजेस का है, कम से कम 50 पेजेस का है, तो डेली का आप डिसाइड कर लो आपको 15-15 पेजेस रिवाइज करने हैं, लेकिन डेली का रिविजन करना। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैलकुलेशन प्रैक्टिस। बिकॉज देखो जैसे मैंने उधर 10.29 आंसर था, मैंने 10.87 मार्क कर दिया। रीज़न क्या था, कैलकुलेशन के लिए हाथ नहीं बैठा हुआ ना। रीजनिंग में मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्योंकि मुझे 26 का टेबल लर्न नहीं था। मुझे लर्न होता तो सेकंड्स का, मुझे 5 सेकंड मिलते, मैं आंसर तुरंत मार्क कर देती। 4 ऑप्शन देखने थे, पता चल गया 26 का टेबल में नहीं आ रहा, कर दो। पर मेरा गलत क्यों गया, क्योंकि मेरे को 26 का टेबल याद नहीं था। तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो वो गलतियाँ कम होगी, सिली मिस्टेक कम होगी, तो कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस करनी है। ये पूरा छोटा मोटा प्लान है, ये सब मैं आपको दिखा दूंगी। मतलब कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैं कहाँ से करने वाली हूँ। एक टेलीग्राम चैनल है आई गेस, वन मोर फाइटर करके यूट्यूब चैनल है, आपको पता होगा ना, वो भी एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं किसी यूट्यूब चैनल से। मुझे सॉरी किसी टेलीग्राम चैनल से। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, जब वो मैं उनका बस व्लॉग देखती थी डेली, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट अब मैं थोड़ा सा देखूंगी कि वो किस टेलीग्राम चैनल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी उसको करूँगी और आप लोगों को भी इसके शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा कैलकुलेशन का। ठीक है, रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग में ऐसा ना, प्री में रीजनिंग कोई बड़ा इशू है ही नहीं। आई थिंक मेंस में बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जहाँ पे मैथ्स में लोगों के 90 में से 90 आए, प्री में वो 70 पे अटक गया। उसका रीज़न ही यही था कि आपका जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो, बट अभी करके ना कोई मतलब नहीं है, उसको हम मेंस का मेंस में देखेंगे। अभी हम प्रॉपर प्री पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जिसने एक बार प्री क्लियर कर लिया, वो 2-3 साल तक वो मतलब प्री क्लियर ही नहीं कर पा रहा। मतलब
फर्स्ट टाइम उसने प्री क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद से वो प्री क्लियर ही नहीं कर पा रहा, ऐसा भी कई बार देखा गया है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मेरे से प्री तो कन्फर्म हो ही जाएगा। प्री को भी एकदम सीरियस होकर ऐसा करो कि फर्स्ट ही अटैम्प्ट है, मतलब पहली बार ही प्री देने जा रहे हो, इस तरीके से तगड़े तरीके से अच्छे से प्री को भी सीरियस लेके करना है, ठीक है। तो एक सेक्शनल मॉक मैं रीजनिंग का दूंगी। रीजनिंग में जो प्रॉब्लम है वो नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग यही है। तो आप लोगों को पता होगा टेस्ट रैंकिंग गगन प्रताप सर का ऐप है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो इस ऐप में ना कुछ ऐसे तरह के क्वेश्चन है जहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज या फिर ऐसे है, तो बहुत सारे अल्फ़ाबेटिक सीरीज ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो डेली कोई भी 2 टॉपिक मैं अपनी पसंद से उठा लूँगी और उनके 2 क्वेश्चन, मतलब 2 टॉपिक के 2 मॉक मैं लगा लूँगी, मतलब एक मॉक एक टॉपिक का, एक मॉक एक टॉपिक का, ऐसे करके मैं इससे प्रैक्टिस कर लूँगी नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। इससे ना थोड़ा सा प्रैक्टिस होती रहेगी ना, तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो डेली का ये मुझे करना है, इतना बस रीजनिंग के लिए करूँगी। रीजनिंग के लिए प्री में इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, पहले ही बोल चुकी हूँ, प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। रीजनिंग इज बहुत ईजी, प्री का तो एटलीस्ट बहुत ईजी है। अब अगर जैसे कि मेरे को तो सिर्फ इसी में प्रॉब्लम है, किसी को पजल में या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, ऑल्टरनेटिव या जैसे भी आपको ठीक लगे। जो भी टॉपिक आप सेक्शन मॉक दोगे ना, एक आपको उससे अंदाजा आ जाएगा आपका क्या प्रॉब्लम है, आप उस पर फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने डिसाइड किया रीडिंग मैं बता चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। मेरी इंग्लिश में बताई थी कि मेरे हर मॉक में, जहाँ पे बच्चों के 100 भी नहीं पहुँचते थे, मेरे उस मॉक में भी 120 आते थे। 120 आने का रीज़न यही है, मेरे रीडिंग पोर्शन में गलती नहीं होती। मेरे क्वेश्चन जो गलत होते हैं ना एग्जाम में, वो मेरी वोकैबलरी की वजह से होती है। मेरी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा ही वीक है, स्पेलिंग वगैरह बचपन से ही वीक है मेरी वोकैबलरी। स्पेलिंग बहुत गलत करती थी। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग, नेबर की स्पेलिंग, नीस की स्पेलिंग मैं बहुत गलती करती थी। आधी स्पेलिंग तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी क्लासमेट साथ में बैठती थी, उसकी वजह से मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग ठीक हुई। वो मुझे बहुत टोक देती थी गलत स्पेलिंग पे, तो तब से मैंने थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया, थोड़ी सी मेरी स्पेलिंग ठीक हुई। अदरवाइज मेरी वोकैबलरी बहुत ही ज़्यादा वीक है और मेरे मार्क्स भी इंग्लिश में इसीलिए कटते हैं। तो रीडिंग अच्छी थी मेरी, इसलिए मैं रीडिंग पोर्शन PQRS से मेरे बहुत ही रेयर हो, कितना भी टफ आ जाए मैं कर ही लेती थी इनको, ठीक है। तो रीडिंग डेफिनेटली करना, वरदान है रीडिंग एक तरह का आपका। ग्रामर में अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता हो, लेकिन आपको अंदर से फील हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये नहीं, ये हो सकता है, और आप सही कर जाओगे कई बार, ठीक है। इसके अलावा 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं इंग्लिश के, चाहे तो आप किसी बुक में से कर लीजिए, आप किसी टीचर से कर रहे हो प्रैक्टिस बैच, मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए अभी। लेकिन हाँ, इंग्लिश का ऐसा होता है ना कि सॉल्व करने का ना तरीका होता है, जो कि मैंने रानी मैम की ये लेक्चर्स लेके मैंने सीखा कि इंग्लिश के PQRS इन सबको, ये जो एरर वाले क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब जो होते हैं ना, ये सब करने का एक तरीका होता है। तो वो तरीका आपको समझ आएगा, एक बार रानी मैम की क्लासेस आप लेके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा लेने में, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में इनसे फ्रेजल वर्क के किए थे, मेरे को बहुत मज़ा आया। मैंने फिक्स प्रेपोजिशन का करना चाहती थी मैं एग्जाम से पहले, बट मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं कर पाई। अभी उनको करूँगी, तो 50 क्वेश्चन मैं कैसे भी करके करूँगी, चाहे तो लेक्चर से चाहे तो इससे। और 2 सेक्शन मॉक देने हैं डेली इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में मैंने थोड़ी सादा चीज़ें रख दी है, 2 सेक्शन मॉक देने ही हैं डेली, जिससे ना क्या होगा, PQRS, क्लोज टेस्ट, ये सब कुछ साथ साथ प्रैक्टिस होता रहेगा आपका, ठीक है। इसमें वोकैबलरी सब कुछ आती रहेगी। तो सेक्शन देने से ये रहेगा ना, पूरा सिलेबस एक बार में रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीक पॉइंट क्या है, आप उसी पे काम करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस भी कर सकते हैं। लार्ज वोकैबलरी, जो कि आई थिंक बहुत लोगों का वीक होता है, लेकिन वोकैबलरी रेगुलर बेसिस पे करोगे ना तो चीज़ें ठीक होती जाएगी। मेरी वोकैबलरी अब इतनी भी वीक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नई बड़ी चौड़ी आ जाती है। जैसे कई बार मैं प्री कैरियर्स है शायद से वर्ड कई बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरे को उसका मतलब याद नहीं है। बार बार मेरे को वर्ड याद है, उसका मतलब याद नहीं है, मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। वोकैबलरी की बुक मैं तो नीतू मैम की बुक कर रही हूँ, अगर किसी ने कोई बुक अभी परचेज नहीं कर रखी तो ब्लैक बुक बहुत चलन में, ब्लैक बुक ले सकते हैं। और बिल्कुल ब्लैक बुक नहीं लेनी तो नीतू मैम की बुक ले लो। मैं सच बता रही हूँ, जैसे डिंजी करके एक वोकैबलरी था, सब बोल रहे थे CHS में न्यू वोकैबलरी, ये वोकैबलरी नीतू मैम की बुक में ऑलरेडी, और ये वोकैबलरी मुझे पता थी। तो उस बुक में ना आई थिंक जो एक्सपेक्टेड है वो भी है, वो बुक मुझे बहुत पसंद आई, मतलब वोकैबलरी के लिए बहुत पसंद आई है ये बुक। तो आप लोग इसके साथ भी जा सकते हैं। बाकी कोई और बुक है तो कर लो, सारी सेम ही होती, सब में प्रीवियस ईयर ही होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट GK के लिए देखो, GK गेम चेंजर पहले था ना, रैंक डिसाइडर था, और बट आज की डेट में GK इज़ योर सिलेक्शन डिसाइडर। अगर आपने GK अच्छे से नहीं करी तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। GK जिसकी अच्छी है उसका सिलेक्शन होगा, ये आजकल ट्रेंड में बात चल रही है, ठीक है। बट देखो GK तो इस बार आया ना, अनप्रेडिक्टेबल GK सिर्फ इस बार आया, बाकी बार तो ठीक ठाक आया था ना। पिछले बार 2023 2022 में तो ठीक ठाक आया था, तो क्या पता नेक्स्ट टाइम ठीक ठाक आ जाए। अब आप GK को एकदम इग्नोर कर दो कि नहीं, या तो आ ही नहीं रहा, ऐसा भी नहीं कर सकते, मैं छोड़ तो नहीं सकते ना। और अगर बेकार आया तो मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए आया, कुछ एक स्टूडेंट ही उसमें एड्स लेके गए क्योंकि उन्होंने तुक्का लगाया। मैंने भी GK में तुक्के लगाया, मैंने आपको बताया था, है ना। तो 31 मेरे स्कोर आ गए, मेरे में ही किसी किसी के बहुत कम आए स्कोर। तो वो बातें होती है, आप तुक्का लगाओगे, जो भी लक वक है जो भी है, ठीक है। तो एकदम GK को छोड़ नहीं सकते। और ऐसा ही नहीं करना कि कहाँ से पढ़े, ये भी नहीं करना। जो हम सोर्स अभी तक फॉलो करते हैं उसी से कंटिन्यू करेंगे। एक मैंने छोटा सा एड ऑन किया, वो बता देती हूँ, क्योंकि देखो क्लियर कितना भी कर ले, GK को हम हमेशा स्टोरी फॉर्म में पढ़ना पसंद करती हूँ, मैं फैक्ट वैक्ट लर्न करना पसंद नहीं करती। बट इस बार देखा गया है फैक्ट बेस्ड GK आती है। सो मैं सबसे पहले करने वाली हूँ FRB।
एफआरबी करने का रीज़न ये है कि मेरे को सर समझाएंगे तो चीज़ें क्लियर होगी। मेरा बेस बिल्कुल जीके का क्लियर है। एफआरबी करूँगी उसमें कुछ फैक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मुझे ऐसा लगता है, जैसे ज्योग्राफी में मैंने आज तक मानसून का टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं था। मैंने जहाँ से जीके पढ़ा उन्होंने मानसून नहीं पढ़ाया था, उन्होंने कभी रॉक के बारे में नहीं पढ़ाया था। ये सब मैंने एफआरबी से, मतलब ये सब मैंने जो परमार सर के पीवाईक्यू सीरीज़ है ना, वहाँ से मुझे पता चला, वहाँ से मैंने ये चीज़ें पढ़ी। तो बैच मतलब मैंने जो जीके यूट्यूब से कंप्लीट करी थी उनमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई हुई थी। तो कई सारे ऐसे टॉपिक है जो मेरे अभी भी कंप्लीट नहीं है जीके में, तो मैं एफआरबी से करूँगी। एफआरबी के बाद मैंने लूसेंट की इंग्लिश मीडियम, मेरे पास इससे पहले हिंदी की बुक थी, मैं इंग्लिश की परचेज़ कर रही हूँ, तो क्योंकि मुझे इंग्लिश से करना है तो मैं इंग्लिश का वो परचेज़ करूँगी बुक लूसेंट की, एंड उससे करूँगी कंप्लीट। ठीक है, तो ये मैंने डिसाइड कर रखा है, एफआरबी एंड लूसेंट, बस यही कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। 10-20 बार, जितना बार मैं कर सकती हूँ उतनी बार, 10 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2-3 बार जितनी बार मैं इस पैटर्न को फॉलो कर सकती हूँ उतना करूँगी। एफआरबी एंड देन लूसेंट, एफआरबी लूसेंट, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। अगर परमार सर पीवाईक्यू सीरीज़ कराते हैं तो अभी तो मैं नहीं करने वाली हूँ। एग्जाम से 1 मंथ पहले इफ़ आई थिंक मेरा ये चीज़ें थोड़ी सी है कंट्रोल में है तो मैं पीवाईक्यू सीरीज़ करूँगी, वो भी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। पहले मैं करती थी ना, आप देखे होंगे, नोट्स वोट्स बना के लिख रही हूँ एंड देन उसको बार बार रिविजन कर रही हूँ, ये नहीं करूँगी। लेक्चर लूँगी, सेम डे पीडीएफ रिवीजन कर लूँगी। लेक्चर लूँगी, सेम डे पीडीएफ रिवीजन करूँगी। हर 5 लेक्चर के बाद 2 दिन का पॉज रहेगा जिसमें मैं ओनली पिछले रिवीजन करूँगी। ये चीज़ मैं सोच के रखी हूँ, क्योंकि रिवीजन साथ साथ करूँगी तो ठीक रहेगा। बाद में ना सिर्फ आप रटते रह जाते हो, याद नहीं होता, लेकिन साथ साथ रिवीजन करने में ना चीज़ें याद होती है। तो ये मेरा जीके का प्लान रहा। इसके बाद मॉक टेस्ट की बात करें, देखो प्री का एक डेली मॉक तो देना ही है, जो कि हम पहले भी देते थे, अभी दोबारा देंगे। और मैंने इस बार मेंस के लिए भी डाला, या तो 2 या तो 1 वीक में मॉक तो देने ही है मेंस का, क्योंकि बिल्कुल ही मेंस को मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ। एकदम प्री खत्म हो जाएगा, फिर आप मेंस के लिए दोबारा से लग रहे हो, चीज़ें एकदम अचानक से आ जाए, नहीं चाहती हूँ। मंथ में अगर मैं 4 भी मेंस के मॉक दे रही हूँ, आई थिंक ठीक है। प्री तक मैं 20 मॉक भी मेंस के लगा चुकी होंगी, तो इसलिए मेंस का मॉक भी साथ साथ देती रहूँगी। थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा, ऐसे करके चीज़ें छूटेगी नहीं। वैसे तो मैं 2 मॉक वीक के सोच रखे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा प्लान, अभी जोश में प्लान कर लेते हैं, लेकिन बाद में चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती। ठीक है, 15 डेज़ का ही प्लान बनूंगी, वो भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। वीकली प्लान बनाओ और फिर उसको फॉलो करो। है थोड़ा सा, कहते हैं ना, बहुत एक रिगरस टाइप की मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ताकि मेरा अगर माइंड घूमने चला जाए तो सबकॉन्शियस माइंड को भी पता रहे तू कर क्या रही है, एटलीस्ट होश में तो रहो। वो 10.9 और 8.7 ना करके आओ। आज भी अफसोस होता है, मतलब आंखों के सामने ना वो क्वेश्चन घूम रहा है, मैं बताओ मैं नहीं उभर पाई उस चीज़ से। मेरे आंखों के सामने क्वेश्चन घूम रहे कि तूने कैसे सिली मिस्टेक कर दी। इवन आप इमेजिन करो, मैंने कुछ सिली मिस्टेक की वजह से मैंने अपना 1 साल में पीछे हो गई हूँ। सोचो कितना बुरा लग रहा है, कितना हर्ट हो रहा है, क्योंकि जीके ने इस बार मेरा सपोर्ट कर दिया था यार। जीके में 31 आए मेरे, मतलब ठीक है ना, बाकी के नहीं आ पाए, मेरे आए, तो वो जीके ने मुझे सपोर्ट किया। स्टिल मैंने अपने हाथों से जानबूझकर अपने आप को 1 साल पीछे खींचा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक, जस्ट बिकॉज ऑफ उस समय होश नहीं था इसलिए। तो ये चीज़ें बहुत अंदर अंदर हर्ट कर रही है। अभी एकदम दिल जले टाइप बनी हुई हूँ मैं। इस बार कुछ भी करके सिली मिस्टेक नहीं करनी, रिगोरस अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है, जो कि शायद मैंने कहीं ना कहीं नहीं करी थी। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ चीज़ें चल रही थी, थोड़ा सा बहाना भी चलता है, बट ठीक है, अब नहीं करनी, छोड़ो जो भी है। तो ये मेरा कंप्लीट प्लान है। इसमें अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने चाहिए, मुझे ये नहीं वो करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए, डेफिनेटली कमेंट करें और बताएं। उसके अलावा जिनके भी मार्क्स 320 या 325 भी है, आई थिंक उनको भी 2025 के लिए कंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि सिंपल आप सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो, आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा अटैम्प्ट, क्योंकि एएसओ वगैरह सबको चाहिए 4600 ग्रेड पे की पोस्ट चाहिए। तो इट्स वेरी क्लियर, आप भी नेक्स्ट अटैम्प्ट दोगे तो अभी से लग जाओ बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अगर आप लोग अभी बैठे रह जाओगे तो जो हम जैसे जो लोग हैं जिनके दिल में आग लगी हुई है वो तो कुछ ना कुछ आगे करने वाले हैं ना। सिर्फ मैं ही नहीं, मैं कई लोगों से मेरे ग्रुप में इवन सब मतलब लगे पड़े, सब ने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। सोचो, तो सब दिल जले हुए इस समय, सब फोड़ने वाले। इस बार और तगड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि दिल में आग लगी पड़ी है बहुत तगड़ी वाली, जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। खैर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो का एकदम फिक्स पैटर्न रखते हैं, एकदम कभी भी अपलोड कर देने वाला नहीं सीन रखते हैं, ताकि यूट्यूब भी कंटिन्यू रहे, पढ़ाई भी अच्छे से चलती रहे। तो इट्स वेरी क्लियर, एवरी संडे एट 11 AM ही मेरी वीडियो आएगी। इसके अलावा मैं वीक में बहुत ही रेयर होगा कभी सरप्राइज वीडियो डालना पड़ा मेरे को, समझ रहे हो ना, तो मैं डाल दूंगी। अदरवाइज मेरा एकदम फिक्स्ड है कि हर संडे 11 AM ही मेरी वीडियो आएगी, स्टडी ब्लॉग, दैट्स इट। इसके अलावा कभी अब ब्लॉग नहीं डालूंगी इस बीच कभी भी। तो मंथ की अगर 4 वीडियो मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ तो आई थिंक इट्स ओके, बाकी टाइम मैं शॉर्ट वीडियो पे काम कर लिया करूँगी, ताकि सब कुछ बैलेंस वे में चलता रहे। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही थी, तो यही